Hello, all the students of the 12th class who are related to यूपी बोर्ड। तो उनके लिए जो कक्षा 12 में अध्ययनरत हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने एक मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ और आप लोग इस मॉडल पेपर की सहायता से तैयारी करें परीक्षा के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे परीक्षा में यही नहीं समझ पाते हैं कि पेपर में क्या करना है, कैसे करना है, और उस समय प्रेशर इतना होता है कि वो पेपर को कायदे से पढ़ना नहीं चाहते। बस पेपर जैसे ही हाथ में आता है हल करना शुरू कर देते हैं, जबकि 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है। 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए होते हैं। मेरा आप लोगों से कहना है कि पहले आप पेपर को कायदे से पढ़ें और उसमें जो आपको सबसे अच्छा प्रश्न आता है सबसे पहले उसे करें और समझें कि पेपर में कितना करना है। बहुत से बच्चे, जैसे इंग्लिश में भी क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें 3 पार्ट होते हैं, और हिंदी में भी क्या होता है कि कहीं मातृभूमि के लिए चलता है, कहीं कुछ चलता है। तो बच्चे वो कर देते हैं जो उन्होंने अध्ययन भी नहीं किया, उन्हें पता भी नहीं है कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है। खंड काव्य जो आते हैं हिंदी में, क्योंकि वो तो सभी आते हैं। तो उसी तरीके से इंग्लिश में भी जहाँ पर 3 प्रश्न दिए होते हैं, हमने देखा है कापियाँ चेक करते समय कि बच्चे तीनों प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, जबकि ऊपर लिखा होता है कि केवल एक प्रश्न का उत्तर दें। आंसर एनी वन, आंसर एनी टू। तो उसको कायदे से पढ़ें। तो इसलिए मैंने एक मॉडल पेपर डाला है। आप लोग इसको ध्यान से समझें और इसी के हिसाब से तैयारी करें, अपने नोट्स बनाते रहें। तो देखिए, समय 3 घंटे 15 मिनट का है और मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर होते हैं। फर्स्ट 15 minutes आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। पहले 15 मिनट में आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन, निर्देश क्या हैं? दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ये पेपर 2 पार्ट में डिवाइड है, सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। बोथ द सेक्शंस आर कंपलसरी, और दोनों ही सेक्शन आवश्यक हैं, कंपलसरी हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 हैज़ 3 पार्ट्स, और क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें 3 भाग हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अटेम्प्ट ओनली 1 पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11, और 11 में केवल एक ही पार्ट आपको करना है जिसका आपने अध्ययन किया है। ऑल अदर क्वेश्चंस आर कंपलसरी, और बाकी सारे प्रश्न आवश्यक हैं। तो देखिए, सेक्शन ए, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस। अब एनी वन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 2 या 3 पैसेज हो सकते हैं, उनमें से केवल और केवल आपको एक ही करना है, प्रोज से संबंधित है। आप दोनों पैसेज पढ़ने का प्रयास करें और दोनों पैसेज में ये समझें कि ये किस पार्ट से लिया गया है, क्योंकि इसमें रेफरेंस, संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग और एक्सप्लेनेशन आपको करना है, व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उनमें से केवल एक, इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, और 30 शब्दों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। खैर, ये तो लिखा है, आप जो हैं अपना पूरा उत्तर लिखें, चाहे 30 शब्दों से ज़्यादा हो जाएगा तब भी कोई बात नहीं। ये 4 नंबर का आता है, और ऊपर जो व्याख्या थी केवल एक करनी थी, वो 8 नंबर की आती है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द मोस्ट सुइटेबल वर्ड्स गिवन विद इन द ब्रैकेट्स। देखिए, तीसरे में ये भी प्रोज से संबंधित है। इसमें ABCD 4 प्रोज की लाइनें लिखी होंगी और उनके बीच का एक शब्द वो गायब किया होगा, और नीचे 4 क्लू दिए होंगे। उनमें से जो सही सुइटेबल वर्ड है
वो आपको छांट करके लिखना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द मोस्ट सुइटेबल वर्ड्स, जो सबसे उचित शब्द है वही लिखना है। तो ये एक एक नंबर का एक एक शब्द है, 4 नंबर का ये भी है। आंसर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। 75 शब्दों में उत्तर दीजिए जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये ड्रामा से संबंधित है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, यानी जो विलियम शेक्सपियर का ड्रामा है मर्चेंट ऑफ वेनिस। मैंने पोर्सिया का चरित्र चित्रण उसमें डाला है और इसकी समरी भी डालूंगा, आप लोग उसको भी ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसमें 8 नंबर का एक लॉन्ग आंसर आपको देना है। 2 प्रश्न दिए होंगे, चाहे उसमें हो डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ शाइलॉक या डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ पोर्सिया, हैं, या फिर कोई भी ट्रायल सीन, स्पीच एंड मर्सी, कुछ भी आ सकता है। तो केवल एक ही प्रश्न का आपको उत्तर देना है, लॉन्ग टाइप का आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स ईच। मतलब ये शॉर्ट स्टोरीज का पोर्शन है। उसमें पहले फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जब एक ही कोर्स था तो 8 कहानियाँ थीं, लेकिन अब फर्स्ट ईयर में 4 हो गई, 4 इंटर में हैं। तो उसमें 4 कहानियाँ हैं, शॉर्ट स्टोरीज का पोर्शन है, उसमें से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले इसमें से एक लॉन्ग आता था, एक शॉर्ट का आंसर देना पड़ता था, एक लॉन्ग का आंसर देना पड़ता था, लेकिन अब केवल आपको 2 शॉर्ट टाइप के प्रश्न होंगे, उनके उत्तर लिखने हैं और 4-4 नंबर के हैं। तो इसलिए इसका भी आप कायदे से अध्ययन करें, इनके भी मैं आपको नोट्स डालूंगा, बताऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स। ये पोएट्री से है, तो ये भी 8 नंबर का है, और ऊपर जो शॉर्ट स्टोरीज में थे वो 4-4 नंबर के 8 नंबर के प्रश्न थे। तो ये चाहे प्रोज की व्याख्या हो चाहे पोएट्री की व्याख्या हो, दोनों की व्याख्या 8-8 नंबर की है। तो इसमें भी 2 पैसेज दिए होंगे, आपको दोनों पैसेज पहले ध्यान से पढ़ने हैं, फिर समझना है कि हम कौन सा करें, कौन सी पोएम से ये लिया गया है, क्योंकि इसमें भी संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन करना है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। जो पोएट्री है उसमें 10 पोएम्स हैं, उनमें से आप लोग कम से कम 7 सेंट्रल आइडिया तो याद ही कर लें, क्योंकि इसमें 3 आते हैं। तो ये सेंट्रल आइडिया जो आपको याद होगा, ये व्याख्या लिखने में भी मदद करेगा, और सेंट्रल आइडिया तो लिख ही जाएगा। तो कम से कम 7 सेंट्रल आइडिया आपको याद होंगे, तो व्याख्या और सब हो जाएगा। ये 6 नंबर का है, 8-6 14 नंबर का पोएट्री से आता है। उसके बाद में 8वां प्रश्न, राइट द डिफिनीशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच विद 2 एग्जाम्पल्स। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच उसमें दिए होंगे, जैसे मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरन है। तो ये फिगर्स ऑफ स्पीच, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो इसकी परिभाषा लिखनी है। 7 फिगर्स ऑफ स्पीच इंटरमीडिएट में हैं, तो उसकी परिभाषा लिख करके 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। अगर परिभाषा लिखेंगे तो 2 नंबर, और 2 उदाहरण अगर आपने नहीं लिखे तो आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे। तो 2 + 2 = 4 नंबर तभी होगा जब 2 एग्जाम्पल दिए होंगे। तो इसलिए आप परिभाषाएं 4 याद कर लें, तब भी काम हो जाएगा। अब आ जाइए सेक्शन बी, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द स्पीच। देखिए, ये
क्वेश्चन नंबर 9 का ये है, ए पोर्शन में इसमें क्या है कि 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंसेस दिए होंगे, आपको एक का उत्तर देना है। क्यों? तब जब 2 दिए होंगे तो चेंज एनी वन लिखा होगा। अगर केवल एक ही दिया हो, कभी कभी बहुत बड़ा वाला वाक्य दे देते हैं और एक ही देते हैं और पूरा 2 नंबर का वही रख देते हैं, तो अगर वो आता है तो उसमें लिखा होगा कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द स्पीच, ऐसे लिखा होगा, तो एक ही करना होगा। उसके बाद इसी का पोर्शन बी है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। उसको कंबाइन करना है, यानी वाक्यों को मिलान करना है। सिंथेसिस से ये संबंधित है, इनका सिंथेसिस बनाना होगा। उसमें क्या होगा, आगे लिखा होगा, जैसे शी हर्ड द न्यूज, शी फेंटेड, 2 वाक्य दिए हैं और उसमें ब्रैकेट में आगे लिखा होगा इनटू वन सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो ऑन हियरिंग द न्यूज शी फेंटेड। तो इस तरीके से आपने अगर सिंथेसिस का अध्ययन कायदे से किया है तो आप वाक्य पढ़ते ही समय बना देंगे। इसमें सिंपल भी बनाया जा सकता है, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। ठीक है, 2 ही वाक्य दिए होंगे, एक ही करना है, और चाहे वो सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में से कोई एक हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो सकता है तो सिंपल नहीं होगा। ब्रैकेट में आगे लिखा होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद में सी पोर्शन है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। इसमें भी ब्रैकेट में आगे लिखा होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन से आता है। ट्रांसफॉर्मेशन का भी चैप्टर है, उसमें नेगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव बनाना, अफर्मेटिव बनाना, रिमूव टू, ऐड टू, डायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, डिग्रीज, ये सब चीज़ें उसमें दी होती हैं। तो इसमें भी 2 वाक्य दिए होंगे, तो उसमें ब्रैकेट में जो आप दोनों को पहले ध्यान से पढ़ें और जो आपको अच्छा लगता है वही करें। डिग्री भी हो सकती है, पैसिव वॉइस भी बनवा सकता है। उसके बाद इसी में डी पोर्शन आता है कि करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। यह सिंटैक्स से संबंधित है। 4 सेंटेंसेज दिए होंगे, करेक्ट एनी 2, लेकिन आपको 2 सही करके लिखना है। इसमें छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, कहीं वर्ब की गलती होगी, कहीं है नाउन की, कहीं आर्टिकल्स की, कहीं एडजेक्टिव की, कुछ भी मिस्टेक हो, आप लोग इसको भी ध्यान से पढ़ना है। और 2 ही करने हैं, पहले 4 को पढ़ लेना और समझना कि कहाँ पर आपको गलत लग रहा है, वही 2 करना है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। देखिए, आइडियम्स 5 दिए होंगे लगभग, ये आपको याद करने हैं और याद करने के बाद उसका मीनिंग भी याद करना है। इंग्लिश में ही वो लिखा जाएगा और इसका एक सेंटेंस अपने शब्दों में बनाना है। तो आप लोग इनको बड़े कायदे से याद कर लें। लगभग 150-200 अगर आइडियम्स आप याद कर लेते हैं तो सब परीक्षा में फंस जाएंगे। याद ही आपकी को करना है। उसके बाद में बी सेक्शन 10th का देखिए, 10वें का बी, राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब इसमें देखिए, केवल 3 विलोम शब्द दिए होंगे और उनका विलोम आपको 3 शब्द दिए होंगे, उनका विलोम लिखना है। 3 ही होंगे और तीनों करने हैं, तभी आपको 3 नंबर मिलेंगे। आइडियम्स में तो 5 थे, 3 करेंगे तो 3 नंबर। इसमें 3 शब्द दिए होंगे, उनका एंटोनियम्स बनाना है। उसके बाद में सी देखिए, राइट
साइनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, उसमें भी 3 शब्द दिए होंगे, एक एक नंबर का तीनों का है। अगर 2 सही हुए तो 2 ही नंबर मिलेंगे, तीनों सही हैं, ये भी आपको याद करने हैं, कायदे से इनकी तैयारी करनी है। उसके बाद में डी, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। देखिए इसमें भी 3 सेंटेंसेज लिखे होंगे, पूरे पूरे सेंटेंस लिखे होते हैं और उनको आपको एक शब्द लिखना है, यानी शब्द समूह के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड। अच्छा, नेक्स्ट आता है ई, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियरली। देखिए इसमें 2 शब्द लिखे होंगे, इनको हम होमोफोन्स के अंतर्गत रखते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन समान होगा। एक जैसे शब्द, जैसे बैल माने घूंघट, बैल माने जमानत, बैल माने कुआं, बैल माने घंटी, तो ऐसे ऐसे 2 शब्द लिखे होंगे और उन दोनों को समझ करके आपको अपना एक सेंटेंस लिखना है अलग अलग, ताकि उनका मीनिंग स्पष्ट हो जाए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट, हमने पहले बताया था कि इसमें 3 पार्ट होते हैं, तो जिस पार्ट का आपने अध्ययन किया है उसको आप करें। पहला पार्ट क्या होगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। स्टोरी दी होगी, 10 नंबर की होती है, तो अगर आपने इसको पढ़ा है तो इसको करिए। पार्ट 2 में लिटरेचर से पोर्शन संबंधित होता है और पार्ट 3 भी लिटरेचर से ही संबंधित होता है, अगर आपने उसका अध्ययन किया है तो इसको करिए। तीनों में से कोई एक ही करना है, जो चाहें सो आप कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 200 वर्ड्स। ये 12 नंबर का पोर्शन है, तो निबंध है, ऐसे लिखना है आपको। 5 ऐसे दिए होंगे, उनमें किसी एक टॉपिक पर आपको लिखना है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, बड़े सावधानी पूर्वक इस पैसेज को पढ़ें। देखिए इस पैसेज में कुछ नहीं होता है, बहुत सरल होता है, ये आपको 6 नंबर का आता है। कभी कभी 2 ही प्रश्न दिए होंगे, 3-3 नंबर के होंगे, इनमें से छांटना होता है। कभी कभी 4 प्रश्न कर देते हैं वो कि एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन है, गिव ए सुइटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज, और 2 क्वेश्चन छांटने वाले दिए जा सकते हैं। तो टाइटल का मतलब उसका शीर्षक लिखना है, नाम लिखना है। और इसी में से देखो, इसको करने के लिए क्वेश्चन में कुछ शब्द होते हैं जो पैराग्राफ में कहीं न कहीं मिल जाते हैं, तो फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक आप अगर लिख देंगे तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पूरा पैराग्राफ आधा उतार देते हैं क्वेश्चन में, आधा दूसरे में। लंबा नहीं उत्तर देना है, केवल उन्हीं शब्दों को छांट करके लिखना है जहाँ पर उसका आंसर है। वो सोचते हैं कि ज़्यादा लिख देंगे कहीं न कहीं तो आंसर आ ही जाएगा। अरे नहीं, ऐसे नहीं। तो देखिए इस तरीके से आपका पेपर है, इसी के अनुसार आप तैयारी करेंगे, तभी आप अच्छे अंकों से पास होंगे। अच्छे नंबर तभी ला सकते हैं जब आप कठिन परिश्रम करते हैं। एवरी डे इज लर्निंग डे, हर दिन सीखने का दिन होता है, इसलिए आप हमेशा सीखने का प्रयास करें। थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।